हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मेरा नाम डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ है और इस वीडियो में मैं आपसे बलूचिस्तान के बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी आईक्यू के पेन ड्राइव और टैबलेट कोर्सेज जो कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और बैंक एग्जामिनेशंस के फुल सिलेबस को कवर करते हैं, आप उन्हें हमारी वेबसाइट studiiq.in पर जाकर आप डायरेक्टली उन्हें परचेस कर सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पे फ़ोन करके या फिर डॉक्टर गौरव को ईमेल करके भी आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे। सबसे पहले ये जानकर कि बलूचिस्तान है कहाँ पे। तो देखिए, बलूचिस्तान सिर्फ पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। इस मैप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पाकिस्तान की बाउंड्री है, इंटरनेशनल बॉर्डर, लेकिन जो शेडेड पोर्शन है जो कि ईरान और अफगानिस्तान दोनों एरियाज में फैल रहा है, तो ये पूरा बलूचिस्तान है। तो बलूचिस्तान सिर्फ पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ये एक पूरा ज्योग्राफिकल रीजन है जो कि अफगानिस्तान और ईरान के भी कुछ हिस्सों को कवर करता है। लेकिन मेन जो बलूचिस्तान का एरिया है वो पाकिस्तान में आता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, लगभग 70% पाकिस्तान में ही है बलूचिस्तान। ये पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप है। पाकिस्तान के जो मुख्य स्टेट्स हैं उनमें से बलूचिस्तान एक है। तो ये जो लाइट ब्राउन कलर में आप देख सकते हैं, ये बलूचिस्तान है। ये सिंध, जिसका कैपिटल कराची है। ये पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब, और आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा है, भारत के पंजाब से बहुत ज़्यादा बड़ा है। उसके बाद ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस हैं, और फाइनली ये जो छोटा सा प्रोविंस आपको दिख रहा है, ये पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज हैं, जिन्हें कई बार FATA या फाटा भी कहा जाता है। इसका मतलब है फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज। और ये पाकिस्तान का वो हिस्सा है जिसे कहते हैं गिलगिट बल्तिस्तान। ये इस वक्त POK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, लेकिन ये भारत का हिस्सा है। और ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर, ध्यान रखिएगा, गिलगिट बल्तिस्तान भी एक अलग एरिया है और कश्मीर ये वाला एरिया है। तो कई बार कश्मीर और गिलगिट बल्तिस्तान को एक ही मान लिया जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे रहता कौन है। बलूचिस्तान में बलोच जाति के लोग सबसे ज़्यादा मिलते हैं। उसके अलावा पश्तून लोग या पख्तून लोग भी पाए जाते हैं, और ज़्यादातर पश्तून या तो अफगानिस्तान या फिर जो फाटा के एरियाज़ हैं यहाँ पे मिलते हैं। उनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा उन एरियाज़ में है, लेकिन बलूचिस्तान में भी कुछ पश्तून आबादी है। उसके अलावा ब्राहुई ट्राइब है, हज़ारा हैं, और फाइनली कुछ छोटे से नंबर में पंजाबी और सिंधी लोग भी यहाँ पर आके व्यापार कर रहे हैं, बसे हुए हैं। लेकिन जो सबसे मेजर ट्राइबल ग्रुप है वो बलोच है। ध्यान रखिएगा, बलूचिस्तान में ज़्यादातर आबादी ट्राइबल है। यहाँ पे जो शहरी आबादी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, अर्बन पॉपुलेशन, ज़्यादातर कस्बों में आबादी बसी हुई है। और उन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइब है वो है बलोच ट्राइब। बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का एक स्टेट है, उसका कैपिटल है क्वेटा। क्वेटा सुलेमान माउंटेन्स में स्थित एक शहर है। ये बलूचिस्तान का जो एरिया है, इसमें कई तरह के अलग अलग माउंटेन्स हैं, मैं आप आगे बताऊंगा, लेकिन उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है सुलेमान रेंज या फिर सुलेमान माउंटेन्स। और वहां पहुंचने के लिए, क्वेटा पहुंचने के लिए आपको बोलन पास से गुजरना होगा। बोलन पास बहुत ही इंपॉर्टेंट था स्ट्रेटेजिकली ब्रिटिशर्स के लिए, क्योंकि जितने भी अफगानिस्तान पे वो आक्रमण करते थे वो इस बोलन पास के थ्रू ही जाते थे। दो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जो आपको याद रखने हैं, एक है खैबर पास या खैबर दर्रा और दूसरा है बोलन पास। ये दोनों अफगानिस्तान और पाकिस्तान को कनेक्ट करते हैं। तो खैबर पास जो है वो पेशावर से थोड़ा सा ऊपर है नॉर्थ में पाकिस्तान के, और बोलन पास जो है वो पाकिस्तान में ही बलूचिस्तान में क्वेटा को कनेक्ट करता है, और आगे क्वेटा से आगे अफगानिस्तान बॉर्डर को। तो दो नाम याद रखिएगा, खैबर और बोलन पास। ये पूछे जा सकते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं एग्जाम्स में। ये एक सैटेलाइट इमेज है जिसमें आप देखेंगे कि ये बलूचिस्तान का जो पूरा इलाका है। मैंने आपको ये इमेज इसलिए दिखाई है ताकि आप समझें कि बलूचिस्तान मेनली एक ड्राई डेजर्ट टाइप का इलाका है। तो ये मेनली डेजर्ट, ड्राई और माउंटेनियस पहाड़ी इलाका है। आप ये देखेंगे कई तरह की माउंटेन रेंजेस आपको यहाँ दिखेगी, जैसे कि ब्राहुई रेंज, फिर ये है सुलेमान रेंज, ये रासकोह पहाड़, ये मकरान रेंज। तो ये सभी पहाड़ियाँ हैं, बीच में कुछ डेजर्ट एरिया है और पूरा ड्राई है। यहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती, तो ये ड्राई माउंटेनियस डेजर्ट एरिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से बलोच लोग ऊँटों का इस्तेमाल करते हैं। कई बलोच लोग जो हैं आज भी बहुत ही पुराने तरीके से ज़िंदगी में गुजर बसर कर रहे हैं। वहाँ पे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, इसका काफ़ी अभाव है। थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करेंगे बलूचिस्तान की।
कई सारे हिस्टोरिकल सोर्सेस में इस एरिया को गेड्रोसिया या जेड्रोसिया नाम से कहा गया है। ये एक ग्रीक वर्ड है। तो जब ग्रीक और अलेक्जेंडर के कारण जब ग्रीक लोग यहाँ पर आए बसे, तो यहाँ पे कई सारे हिस्टोरियंस ने इस इलाकों को अलग अलग नाम दिए। तो गेड्रोसिया जो है वो बलूचिस्तान के एक इलाके को कहते थे ग्रीक हिस्टोरियंस, तो इसीलिए कई सारे हिस्टोरिकल सोर्सेस में हमें ये नाम मिलता है। एक और बात याद रखिए, मेहरगढ़ ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पुरानी साइट है। ये कह सकते हैं कि आप जो प्रोटो जो स्टेज था इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत का जो स्टेज था, उस वक्त ये साइट डेवलप थी, ये शहर इंडस वैली सिविलाइजेशन का मौजूद था। तो ये हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से भी पुराना माना जाता है मेहरगढ़ को। धीरे धीरे जब हिस्ट्री आगे बढ़ी और फाइनली अंग्रेज़ों के कब्जे में हमारा जो भारत पाकिस्तान का एरिया था, उस वक्त वहाँ पर 4 मेन रियासतें थी या फिर स्टेट्स थे, जो कि अलग अलग किंगडम कह सकते हैं आप इन्हें, मकरान, हरान, लास बेला और कलात की खानेत। तो ये 4 किंगडम जो है ये मिलकर बलूचिस्तान बनाते थे। आज का जो बलूचिस्तान है वो इन्हीं 4 से मिलकर बना था। तो 1947 में जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग 2 देश बने, तो ये सभी जो स्टेट्स हैं इन्होंने पाकिस्तान के साथ समझौता कर लिया और इन्होंने पाकिस्तान में शामिल होने का एग्रीमेंट साइन कर लिया मार्च 1948 में। लेकिन इस एग्रीमेंट के वक्त ही कुछ आपस में खटाव हो गया, आपस में कुछ इनके डिसएग्रीमेंट थे, जिसके कारण ये ट्रीटी लोगों को वहाँ के पसंद नहीं आई और उसी वक्त वहाँ पे एक आर्म्ड अपोजिशन शुरू हो गया। उन पाकिस्तान के स्टेट के खिलाफ वहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग ऑटोनॉमी चाहते थे, वो स्वायत्तता चाहते थे, कुछ लेवल पे आज़ादी चाहते थे, जिससे कि बलूचिस्तान में जो मेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो वहीं के लोगों के हाथ में रहे और पाकिस्तान की जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सिर्फ कम्युनिकेशंस, फॉरेन रिलेशन, इस तरह के मामले हैंडल करे। तो वहाँ के लोग एक तरह से सेमी ऑटोनॉमी कह सकते हैं आप, या फिर कुछ हद तक आज़ादी चाहते थे। लेकिन ये एग्रीमेंट फिर भी साइन कर लिया गया और पाकिस्तान ने पूरी तरह से बलूचिस्तान को अपने अंदर शामिल कर लिया। पर ये इंसर्जेंसी या फिर कॉन्फ्लिक्ट इतने साल आगे क्यों चल रही है? तो देखिए, सबसे पहला इसका जो कारण है, वहाँ पे बहुत ही बड़े भंडार हैं गैस के और मिनरल्स के। वहाँ पे गैस के इतने बड़े बड़े भंडार हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरा बलूचिस्तानी एक तरह से सपोर्ट कर रहा है। तो वहाँ पे जितनी भी नेचुरल गैस बाहर निकाली जा रही है, उसका कुछ भी बेनिफिट बलूचिस्तान के लोगों को नहीं मिला है। इसीलिए वहाँ पे बहुत ही भयंकर गरीबी है। डेवलपमेंट के नाम पे वहाँ पे कुछ भी नहीं है, सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है। और एक और बड़ा कारण है कि अफगानिस्तान में जो 2001 से लड़ाई चल रही है, उसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट बलूचिस्तान में आया है। स्पिल ओवर का मतलब होता है कि क्योंकि अफगानिस्तान में लड़ाई चली, तो वहाँ से जो तालिबान के कुछ लड़ाके थे वो आकर बलूचिस्तान में छुप गए और फिर से बलूचिस्तान के लोगों को भी सपोर्ट किया कि आप भी अपनी इंसर्जेंसी को, अपने पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष को फिर से शुरू कीजिए। तो ये इंसर्जेंसी फिर से कंटिन्यू हो गई। लेकिन ये पिछले 50 सालों में लगातार नहीं चली है। आपको मैं बताऊंगा कि कब कब ये कॉन्फ्लिक्ट या फिर इंसर्जेंसी चालू रही है। सबसे पहले 1948 में, जब आज़ादी के बाद बलूचिस्तान पाकिस्तान में शामिल हुआ, लेकिन इसके बाद 10 साल तक फिर से कोई वहाँ पे संघर्ष नहीं हुआ। 58-59 में फिर से ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ी, लेकिन आर्मी ने इसको दबा दिया और जो इंसर्जेंट लीडर्स थे, मिलिशिया थे, जिन लोगों ने सरकार के खिलाफ हथियार उठाए थे, उन सबको हरा दिया पाकिस्तान की आर्मी ने। फिर से ऐसा 1962 और 63 में भी हुआ, 73-74 में भी हुआ। और ये वाली जो कॉन्फ्लिक्ट थी, इसमें इतने ज़्यादा जुल्म ढाए गए, इतनी बुरी तरह से इन्हें हराया गया कि अगले 30 साल तक कोई भी कॉन्फ्लिक्ट फिर से नहीं उठी। लेकिन 2004 से फिर से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई है। बलूचिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ एक बगावत सी शुरू कर दी है और इसका कारण मैंने एक आपको बताया कि 2001 से जो अफगानिस्तान में लड़ाई चल रही थी, वो भी उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि यहाँ पे फिर से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई और ये अभी तक ऑनगोइंग है। छुटपुट वारदातें होती रहती है, कहीं बम ब्लास्ट हो जाते हैं, कहीं पे किडनैपिंग्स हो रही हैं। तो इस तरह की घटनाएं कंटिन्यूसली बलूचिस्तान में आज भी जारी हैं। अब हम देखेंगे कुछ मेन ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इस बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। आपको ये नाम याद रखने ज़रूरी नहीं है, आपको बस एक नाम याद रखना है, ब्रह्मदाग बुगती। ये बलोच रिपब्लिकन पार्टी के एक नेता हैं। आप इनकी फ़ोटो यहाँ देख सकते हैं।
इन्होंने पिछले महीने काफ़ी स्टेटमेंट दिए, नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया था एक टीवी इंटरव्यू में। और ये इस वक्त बाहर यूरोप में रह रहे हैं, क्योंकि इनको पाकिस्तान सरकार ने वहाँ से अरेस्ट करने का इनके खिलाफ था, तो ये भागकर अफगानिस्तान चले गए और वहाँ से यूरोप जाकर एग्जाइल में इस वक्त रह रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी सबसे बड़ा ग्रुप है। रिपब्लिकन आर्मी भी एक मिलिशिया है, और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, इस तरह के कई सारे वहाँ पे अलग अलग पार्टीज़ या फिर फ्रंट बने हुए हैं जो बलूचिस्तान की आज़ादी चाहते हैं। अकबर बुगटी 2006 में ये ब्रह्मदाग बुगटी के ग्रैंडफादर थे। तो इन अकबर बुगटी ने भी बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी, उसमें इन्होंने संघर्ष किया, और फाइनली पाकिस्तान की आर्मी ने 2006 में लड़ाई में इन्हें मार दिया। तो इसके बाद से भी ये कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि अकबर बुगटी वहाँ के काफ़ी लोकप्रिय नेता थे। पहले ये बलूचिस्तान के गवर्नर भी रहे थे, लेकिन बाद में इन्होंने सरकार के खिलाफ हथियार उठा लिए, और इनके मारे जाने के बाद से ही वहाँ पे ये संग्राम काफ़ी बढ़ गया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि बलूचिस्तान के क्या क्या इश्यूज हैं जिसके कारण वहाँ पे आज भी ये काफ़ी मुद्दा इम्पॉर्टेंट है और छाया हुआ है न्यूज़ में। तो सबसे पहला, मिसिंग पर्सन। पाकिस्तान की आर्मी पे यह आरोप है, आईएसआई पे भी ये आरोप है कि वो वहाँ पे कई सारे नेताओं को, पब्लिक लीडर्स को किडनैप कर लेती है, और उनका कोई अरेस्ट का रिकॉर्ड नहीं होता है, पुलिस उनके बारे में कोई जानकारी नहीं देती है। तो वहाँ पे हज़ारों लोग मिसिंग हैं, उनका कोई नामो निशान नहीं है। उन्हें आईएसआई ने उठा के जेलों में डाल दिया, कहते हैं उनका टॉर्चर हुआ, या कईयों को मार दिया गया। इस तरह के कई वीडियोज़ अभी बाहर आए हैं जिसमें पाकिस्तानी आर्मी उन्हें शूट कर रही है, अकेले में ले जाके उनका जैसे कि एनकाउंटर किया जाता है, उस तरह से उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। इन मिसिंग पर्सनस को लेकर ही बलूचिस्तान के लोगों ने एक हज़ारों किलोमीटर की पैदल यात्रा भी करी थी 2 साल पहले, क्वेटा से लेकर कैपिटल इस्लामाबाद तक, ताकि ये मुद्दा न्यूज़ में रहे, इस पे मिसिंग पर्सनस की जांच हो। फिर ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस। तो देखिए, इस कॉन्फ्लिक्ट को दबाने के लिए कई सारे तरीके अपनाए जाते हैं, जिसमें टॉर्चर है, लोगों को किडनैप करना है और लोगों को डराना धमकाना है वहाँ पे। तो इस तरह के ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस पाकिस्तान की आर्मी की फ्रंटियर कोर पे आरोप लगाए जा रहे हैं। ये पाकिस्तानी आर्मी का वो डिवीजन है जो बलूचिस्तान में पोस्टेड है, फ्रंटियर कोर। फिर जैसा कि आपको मैंने बताया, किडनैपिंग्स। एक और इम्पॉर्टेंट इशू है, वो है इंटर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स। बलूचिस्तान में बहुत सारी ट्राइब्स हैं, बलोच लोगों में आपस में अलग अलग कई सारी छोटी छोटी ट्राइब्स बनी हुई हैं जो अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं। इनमें आपस में भी कई तरह की लड़ाइयाँ हैं। वैसे ज़्यादातर बलोच सुन्नी होते हैं, लेकिन कुछ शिया बलोच भी हैं। तो शिया सुन्नी के बीच में भी कई बार अभी लड़ाइयाँ हुई हैं, खास करके अलकायदा का वहाँ पे थोड़ा सा इन्फ्लुएंस जब हुआ था, तो उसके बाद शिया लोगों को मारा गया, कई बार बम ब्लास्ट किए गए शिया मस्जिदों में। तो ये भी आपस में भी इनमें काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है। उसके अलावा करप्ट ट्राइबल लीडर्स। पाकिस्तान की जो सरकार है, पाकिस्तान की आर्मी है, वो वहाँ के ट्राइबल लीडर्स को अलग थलग करके, कईयों को रिश्वत दे के या फिर उन्हें पैसा देकर वहाँ पे अपना कंट्रोल बनाए रखती है। तो ये वहाँ के ट्राइबल लीडर्स पे आरोप हैं कि वो एक तरह से स्टेटस क्यू मेंटेन रखना चाहते हैं, कि ना तो वो पूरी तरह से आज़ादी को सपोर्ट कर रहे हैं और ना ही वो पूरी तरह से पाकिस्तान स्टेट में शामिल है, क्योंकि उन्हें पैसा मिल रहा है, इन्फ्लुएंस है उनका, इसीलिए वो इस सिस्टम को चालू रखना चाहते हैं। तो ये भी कुछ आरोप हैं ट्राइबल लीडर्स के ऊपर कि उनमें एकता की कमी है। अब हम देखेंगे कि भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2016 की जो इंडिपेंडेंस डे स्पीच थी लाल किले पे, उसमें ये मुद्दा उठाया था। उन्होंने दो हिस्सों का नाम लिया था। सबसे पहला गिलगिट बल्तिस्तान और दूसरा था बलूचिस्तान। इन दोनों के जगहों के लोगों को इन्होंने धन्यवाद दिया था और कहा था कि यहाँ पे आप लोगों ने मुझे धन्यवाद दिया है, इसके लिए मैं आभारी हूँ। आपने शायद स्पीच सुनी होगी। तो ये मुद्दा क्यों उठाया गया? सबसे पहला, एक प्रेशर टैक्टिक की तरह से, क्योंकि पाकिस्तान बार बार कश्मीर का राग अलापता रहता है। जहाँ भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ पे कश्मीर का मुद्दा उठाया जाता है। तो भारत ने उसके खिलाफ, उसका काउंटर करने के लिए ये बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया है, ताकि कश्मीर के इशू को जब जब उठाया जाता है, खास करके अभी जब 2 महीने से कश्मीर में काफ़ी हिंसा जारी है और पाकिस्तान कंटिन्यूसली उस मुद्दे को उठा रहा है इंटरनेशनल फोरम्स में, तो भारत ने भी बलूचिस्तान को उठाना शुरू किया है। दूसरा, जो ह्यूमन राइट्स एट्रोसिटीज़ हो रही हैं बलूचिस्तान में, उसका ध्यान, उनकी ओर ध्यान पूरी दुनिया का खींचने के लिए, क्योंकि आज दिन तक सिवाय नरेंद्र मोदी के किसी
प्रधानमंत्री या किसी प्रेसिडेंट ने कभी भी अपनी स्पीच में बलूचिस्तान का नाम नहीं लिया है, तो ये मुद्दा इंटरनेशनल लेवल पे इतना फेमस नहीं था। तो भारत के कहने से, मोदी की स्पीच में इसका नाम आने से दुनिया के कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने इस पे अभी अभी न्यूज़ रिपोर्ट करी है। कई सारे देशों के नेताओं ने, फॉरेन मिनिस्टर्स ने इसकी तरफ अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो इससे पाकिस्तान पे हम काफ़ी दबाव बना पा रहे हैं। तो यही रीज़न है कि बलूचिस्तान का मुद्दा हमने अभी उठाया। बलूचिस्तान की इंपॉर्टेंस क्या है पाकिस्तान के लिए? तो पाकिस्तान इतना क्यों चाहता है कि बलूचिस्तान में हमारा कंट्रोल बना रहे? सबसे बड़ा कारण है एरिया। पाकिस्तान का 44% हिस्सा बलूचिस्तान स्टेट में आता है। आप देखिए, पाकिस्तान, लगभग आधा पाकिस्तान तो सिर्फ बलूचिस्तान से मिलकर बना है, लेकिन वहां पे आबादी कितनी है? पाकिस्तान की सिर्फ 5% आबादी बलूचिस्तान में रहती है। दूसरा, मिनरल्स। वहां पे कोयले के, कई तरह के मिनरल्स, मेटेलिक मिनरल्स के बहुत बड़े बड़े भंडार हैं। नेचुरल गैस, बहुत सारी नेचुरल गैस है। एक फील्ड का नाम आप याद रखिएगा, सुई। सुई वहां का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट नेचुरल गैस का एक फील्ड है। उस जगह का नाम है सुई। और यहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी यूनिवर्सिटी बनाने की एक प्रोग्राम लाई है, जहाँ पे एक यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी सुई में डेवलपमेंट के लिए। तीसरा, ग्वादर। ग्वादर पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान एरिया है उसमें कोस्टल पे एक डॉकयार्ड है, एक बहुत बड़ा बंदरगाह है, और इसे चाइना ने डेवलप किया है। चाइना ने यहाँ पे पैसा लगा के ग्वादर पोर्ट को डेवलप किया है, और लगभग 40 साल के लिए उन्होंने वो लीज पे ले लिया है पाकिस्तान से। तो अब वहाँ पे चाइना के जहाज़ आके रुक सकते हैं। तो ये भारत की सिक्योरिटी के लिए भी एक खतरा है, क्योंकि ग्वादर भारत की अरेबियन सी में जो कोस्ट है, हमारा वेस्टर्न पश्चिमी कोस्ट है, उससे काफ़ी नज़दीक है। तो ग्वादर पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए बलूचिस्तान पे उनका कंट्रोल रहना पाकिस्तानी सरकार का और आर्मी का बहुत ज़रूरी है। फिर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। पिछले साल चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया था। इसका नाम है CPEC। और इस CPEC में देखिए क्या है, आप ये मैप देख सकते हैं पाकिस्तान का। तो ये यहाँ से चाइना बॉर्डर से, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, यहाँ से चाइना रोड्स और कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रेलवे लाइंस बनाएगा। और ये आप देख सकते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन क्वेटा से होकर जा रही है, जो कि यहाँ पे ग्वादर को कनेक्ट करती है। ये ग्वादर है और ये कराची है। तो ग्वादर को यहाँ से कनेक्ट करने के लिए जो एक रोड है और इंफ्रास्ट्रक्चर लाइंस हैं, यहाँ से बनेंगी। और इसीलिए चाइना भी चाहता है कि वहाँ पे शांति रहे, सिक्योरिटी सिचुएशन अच्छी रहे बलूचिस्तान में। और इसीलिए चाइना भी पूरा पाकिस्तान का सपोर्ट करता है इस बलूचिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए। तो इस CPEC का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है बलूचिस्तान। और आखिरी, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन। देखिए, ईरान और पाकिस्तान, ये ईरान है यहाँ पे, यहाँ से एक पाइपलाइन प्रपोज्ड है जो आकर पाकिस्तान को गैस सप्लाई करेगी। और आगे प्रपोजल है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस पाइपलाइन को हम इंडिया भी लेकर आ सकते हैं। तो ये तापी के साथ साथ में, जो कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया पाइपलाइन है। तो देखिए, तापी यहाँ से आएगी और IPI, ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन यहाँ से आएगी। तो आप देख सकते हैं कि 2 पाइपलाइन आना, नेटवर्क्स का आना तय है, और दोनों का बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो इससे देखिए भारत को भी फायदा होगा, क्योंकि ये पाइपलाइंस भारत में भी गैस सप्लाई कर सकती हैं। लेकिन दोनों ही प्रोजेक्ट अभी पूरी तरह से बन नहीं पाए हैं और बहुत प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अफगानिस्तान और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आई होप आपको बलूचिस्तान का इशू पूरा समझ में आया। और इससे अगर कोई क्वेश्चन आते हैं, खास करके ज्योग्राफी से या फिर हिस्ट्री से या फिर करंट अफेयर से भी, तो आप अब सॉल्व कर सकते हैं उन्हें। थैंक यू वेरी मच।